This is an ABP Life podcast. मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में कुछ बदलाव लेकर आ रही है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। अभी हालांकि लोकसभा में वह टेबल नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मैं हूं व्यालोक और इस पूरे मसले पर मैं बात करूंगा मुख्तार अब्बास नकवी जी से, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद भैया। सर, वक्फ बोर्ड अधिनियम को कुछ चेंज करने की बात सामने आ रही है। करीबन 40 बदलाव की बात हो रही है। कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है, बिल टेबल होने वाला है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है और कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, कैबिनेट का क्या प्रपोजल है, किस तरह का अमेंडमेंट है, ये मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जो सुनाई पड़ रहा है उसकी दृष्टि से मैं अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मेरा कहना है कि ये लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सलूशन और एक बेहतरीन सलूशन की जरूरत है। और अगर लॉन्ग पेंडिंग जो जरूरत है उसका हैप्पी एंडिंग हो रही है तो वो एक स्वागत योग्य है। जी, इसमें लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी से लेकर एआईएमपीएलबी के जो चेयरमैन हैं, एआईएमपीएलबी ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यह कह दिया है कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि जो वक्फ का सिस्टम है या वक्फ की व्यवस्था है उसको कुछ लोगों ने टच मी नॉट बना दिया है। और वक्फ की व्यवस्था को टच मी नॉट की जो सोच है, जो सनक है, जो संकीर्ण सियासत है, वो जो है वो पूरे के पूरे वक्फ का भी नुकसान कर रही है और जो लोग इसका इस काम को कर रहे हैं उनके वक्त का भी नुकसान कर रही है। वक्फ और वक्त दोनों का जो है नुकसान करने वाला ये टच मी नॉट सोच और सनक और संकीर्ण सियासत है। इसलिए जो है वो मैं देखता हूँ कि हर समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार जो लोग करते हैं वो ना मुल्क के लिए अच्छा है और ना ही जो है वो उस मजहब के लिए अच्छा है जिस मजहब से वो हितैषी बनकर के घूमने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सपा सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने तो पूरे मुस्लिम मतलब एक तरह से विपक्षी सांसदों को चुनौती दे दी है और कहा है कि अगर इस विधेयक का विरोध नहीं हुआ तो मुसलमान फिर वोट नहीं देंगे। अच्छा, अब आप एक देखिए, जो भी सज्जन हैं जिन्होंने ये बात कही है, जो इन्होंने भ्रम और भय का भौकाल के जरिए जो है वो एक तरह से हंगामा और हाहाकार करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, वो उनको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए। जो वक्फ का पूरा अभी सिस्टम है उसमें पूरी तरह का कंफ्यूजन है, कंट्राडिक्शन है और कन्फ्लिक्ट होता है समय समय पर। और इस कन्फ्लिक्ट का नतीजा है कि जो है वो अविश्वास का माहौल पूरी तरह से अगर वक्फ की व्यवस्था को पवित्र मान ले तो एक अविश्वास का माहौल पूरी तरह से सर कर चढ़ करके बोल रहा है। इसलिए इस कंफ्यूजन को, कंट्राडिक्शन को, कन्फ्लिक्ट को करेक्ट करने का वक्त है और ये जो है वो सभी लोगों के हित में है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी किसी भी सुधार की बात आएगी, वक्फ के सुधार की बात आएगी, तो उस पर सांप्रदायिक वार शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों की तो कोशिश होती है कि साहब ये वक्फ के पूरे सिस्टम, वक्फ का जो पूरा सिस्टम है टच मी नॉट, उस पर जो है हमें किसी तरह का कोई छुई मुई बना दिया उन्होंने। तो इसलिए इस लंबित समस्या का लॉजिकल सॉल्यूशन जो है वो जरूरी है। ये वक्फ की भी जरूरत है और वक्त की भी जरूरत है। लेकिन इसमें एक बड़े अनपेक्षित कोने से समर्थन भी मिल रहा है। जो विरोध कर रहे हैं इस मूव का, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब कहा है कि जो लोग वक्फ बोर्ड में बदलाव लाना चाहते हैं वही लोग मंदिरों में भी जो धर्मनिरपेक्ष सरकारें बैठी हैं उनसे हमें समस्या है। तो ये कहीं एक राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा कि जो वक्फ का जो पूरा सिस्टम है वो हड़बड़ी में जिस वक्त आजादी के बाद फौरन बना और उसके बाद फिर कई संशोधन तो जरूर करने की कोशिश हुई, लेकिन वो बीमारी का जो है वो इलाज करने के बजाय वो लाइलाज बीमारी बना दिया उसको। और आज वक्फ की स्टेट के जो वक्फ बोर्ड्स है या वक्फ सिस्टम है वो पूरी तरह से अपने आप को सुपर संवैधानिक संस्था के तौर से ट्रीट करता है
और जिस भी प्रॉपर्टी पे, जिस भी स्थान पे उंगली लगा दी और कहा कि साहब ये मेरा है, उससे लेकर के जो पूरी वक्फ की व्यवस्था है उस वो खुद सवालिया निशान उस पर आ गया। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए आज़ादी के बाद अब लाखों की संख्या में लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग अपना घर बार छोड़ करके, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। वो सारा कुछ वहां छोड़ के आए, वो सरकार के ने उसको अपना कब्जे में लिया। यहाँ पे जो जगह मिली, यहाँ पे जो उस वक्त की सरकार थी जिसने जो जहाँ जगह दिया कि भाई ये जगह है, यहाँ पे आप बैठ जाओ, ये तुम्हारा मकान है, ये दुकान है, ये खेत है, ये खलियान है, तुम यहाँ बैठ जाओ, चलो तुम अपना। उसके बाद वो आज जो है वो 75 साल से ज्यादा हो गए, वो न बेचारे किराएदार हैं न मालिक है। वो जो है वो मतलब उनके ऊपर एक तलवार हर समय लटकती रहती है कि साहब हम तो जो है वो ट्रेस पार्सर बने हुए हैं, हम जो है वो अवैध कब्जेदार बने हुए हैं। और तो वो भी एक हमें ध्यान देना होगा कि जो लोग अपना सब कुछ गंवा करके, सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, उसमें ज्यादातर जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। तो वो आज भी जो है वो बेचारे इतनी दिनों तक हो गया, और आज भी वो जो है ना वो मकान मालिक है ना किराएदार है, बल्कि वो ट्रेस पार्सर के तौर से, वो एक अवैध कब्जेदार के तौर से, उसके इंक्रोचर्स के तौर से उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये अपने आप में इसका समाधान होना ही चाहिए। ये जो है वो मुल्क के लिए भी है जरूरी है, मानवता के लिए भी जरूरी है, और किसी भी मजहब के लिए। एक जो आरोप बार बार लगता है इस सरकार पर कि इस सरकार का उद्देश्य असल में मुसलमानों का कल्याण नहीं है, दरअसल यह मुसलमानों को तंग करना चाहती है, उनके खिलाफ लगातार, चाहे वो सीए के समय हो, चाहे 3 तलाक के समय हो, चाहे अभी जब इस वक्त का विधेयक अभी पेश नहीं हुआ है, अभी केवल बातचीत चल रही है, लेकिन जो विरोध हो रहा है वह इसी बिना पर कि मुसलमानों को लगातार कोने में धकेला जा रहा है। हाँ, सही बात। एक बात आप ये बताइए कि जब कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी बनाई तो बीजेपी तो नहीं थी, बीजेपी ने तो नहीं बनाई थी, और सच्चर कमेटी ने 6 दशकों के बाद भी ये कहा कि इस देश के मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति जो है वो बद से बदतर होती गई। तो ये तो बीजेपी ने नहीं की थी। अगर बीजेपी उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो सशक्तिकरण और प्रगति है उसको मजबूत करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए जो दकियानूसी उनके ऊपर व्यवस्थाएं लगी हुई हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो हर सुधार पर आप सांप्रदायिक वार करेंगे तो वो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आपको याद होगा कि ट्रिपल तलाक हुआ, तब भी जो है उन्होंने उस पर सांप्रदायिक वार किया। वो तो एक क्रिमिनल कुरीति को करेक्ट किया गया। उसी तरह से कई ऐसे कुरीतियां और थी जिन्हें कि लोग सोच नहीं सकते थे कि उसको करेक्ट करने की किसी की हिम्मत होगी, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो पता नहीं कहाँ से जो है फतवे चले जा रहे हो जाए, कहाँ से जो है हमारे ऊपर अटैक हो जाए, कहाँ से हमारा वोट खिसक जाए। तो जब तक जो है वो इसलिए जो है जरूरी है कि इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त करके समाज के सभी वर्गों को प्रगति की मुख्यधारा का हिस्सेदार, भागीदार बनाना। एक आखिरी सवाल सर जी, बांग्लादेश में अभी मतलब पिछले कई दिनों से चल रहा था बवाल, वहां पर अभी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। हम देख रहे हैं दुनिया के कई देशों में दंगे वगैरह हो रहे हैं। भारत में अभी एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर बहुत सारा विरोध हो रहा है कई कोनों से, मतलब इस तरह की आवाजें आ रही है। और अब ये वक्त देखिए एक चीज आपको समझना चाहिए, जो पूरी दुनिया में संकट और कंटक है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, ऐसी स्थिति में हमको हर चीज जो है वो बहुत ही समझदारी के साथ देश को करना होगा। ये देश के हित में भी है। और ऐसी स्थिति में एक स्टेबल सरकार, एक कैपेबल लीडरशिप जो है वो इस वक्त हर देशवासी के लिए जरूरी है। अगल बगल अड़ोस पड़ोस, आपने बांग्लादेश कहा, बांग्लादेश के अलावा जो है पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग जो है वो किसी भी नॉन इशू को कम्युनल इशू बना करके और कन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम सबको, देश को होशियार रहना चाहिए। सर उसी में एक छोटा सा रिमाइंडर, वही सवाल था मेरा कि क्या यह मुफीद समय है
सरकार जब ऐसे विवादास्पद मुद्दों को खड़ा कर रही है? नहीं, देखिए, इससे जो है वो किसी समाज का कोई नुकसान नहीं है। ये तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको बेहतरी के लिए है। और जी। इसमें मुझे नहीं लगता कि इस पे जो है वो कोई किसी तरह का कंफ्यूजन किसी को होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद मुझसे भैया, विस्तार से धन्यवाद, बात की। धन्यवाद। थैंक यू। This is an ABP Life podcast.